हे गाइस, दिस इज गौरव कपूर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ द यू थिंग इन सी का पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सी के इनपुट आउटपुट्स देखे थे और प्लस कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देखी थी जो कि हमने प्रोग्राम के साथ ही देखी थी। इस पार्ट में मैं टाइप डिक्लेरेशंस लेके आया हूँ और कुछ इंस्ट्रक्शंस लेके आया हूँ। टाइप डिक्लेरेशंस क्या होती हैं और कैसे और क्यों यूज़ की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सी के टाइप डिक्लेरेशंस जनरली जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी लिखा था, जैसे इंट यूज़ किया था और फ्लोट यूज़ किया था। अभी तक दो प्रोग्राम्स में हम इंट और फ्लोट यूज़ कर चुके हैं। तो वो क्या होते हैं और उसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? क्या हम नॉर्मली कंपाइलर को सिर्फ ये नहीं बता सकते कि हमारे ये वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स को यूज़ करके तुम्हें कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी डेटा या फिर कुछ भी अपडेट करना है? तो उसका आंसर है नहीं। हम लोग कंपाइलर को ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास ये डेटा है और तुम्हें इसको चेंज करना है और इसको यूज़ करना है, क्योंकि हमें कंपाइलर को बताना होगा कि वो डेटा है, पर क्या है वो डेटा। जैसे आप किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पे आपने कुछ सामान खरीदना है तो आप वहाँ पे स्टोर में जाके उनको करेंसी देते हैं और हर देश की करेंसी अलग अलग होती है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है और आप यूएस जाते हैं तो वहाँ की करेंसी डॉलर है। तो इंडिया में आपका रुपया चलेगा, यूएस में आपका डॉलर चलेगा। तो इस दुनिया को एक कंपाइलर ले लीजिए। आप जिस भी प्रोग्राम में है, मतलब इंडिया में है तो आप रुपया अपना वेरिएबल टाइप होगा, और अगर आप यूएस में है तो डॉलर आपका वेरिएबल टाइप होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और ये इसकी क्या यूसेज होती है। तो यहाँ हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिख दी है, जैसे कि मैंने हेडर फाइल्स इसमें डाल दी है और एंट्री पॉइंट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो अब हमारे पास डेटा टाइप्स किस किस तरह के होते हैं, क्योंकि हमें टाइप्स के बारे में जानना है तो डेटा टाइप कैसे कैसे होते हैं। तो हमारे पास कुछ डेटाज होते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, जिनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। कुछ नंबर्स जैसे 1 2 3 4, जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और कुछ रियल नंबर्स जैसे वन, जैसे जो डेसिमल्स में होते हैं, जैसे 0.1 1.1 2.1, लाइक दैट। तो इनको हम फ्लोट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सपोज मेरा ये वेरिएबल है। मैंने एक वेरिएबल बना रखा है इंटीजर, मैंने एक वेरिएबल बना रखा है कैरेक्टर, और मैंने एक वेरिएबल बना रखा है इनपुट फ्लोट। तो ये तीन वेरिएबल्स, मेरे कंपाइलर को ये पता है कि ये तीन वेरिएबल्स हैं, बट ये वेरिएबल्स क्या होल्ड करते हैं, इनका क्या वैल्यू है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे इंट, इंटीजर वेरिएबल्स के लिए एक कीवर्ड है जिसका नाम है इंट। कैरेक्टर वेरिएबल्स के लिए एक कीवर्ड है जिसका नाम है कैर। फ्लोट वेरिएबल्स या फिर रियल वेरिएबल्स के लिए एक कीवर्ड है जिसका नाम है फ्लोट। ये फ्लोट ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड होते हैं। तो अगर आप इंटीजर का आगे से इंट हटा के यहाँ पे एक नॉर्मल इंट भी लिख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाई देंगे। अब आपको देखना है कि आपको कीवर्ड इंटीजर यूज करना है, इंटीजर 16 यूज करना है, इंटीजर 32 _t यूज करना है, या कौन सा यूज करना है। फिलहाल हम इंटीजर int यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं आपको बताऊंगा ये डिफरेंस इंट 16 _t, इंट 32 _t, इंट 64 _t में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये भी हम किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम इसको इंट यूज करते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे तीन वेरिएबल्स हो गए, इंट, कैरेक्टर, इंटीजर कैरेक्टर और इनपुट फ्लोट, जिनके जो तीन टाइप्स के हैं। इंटीजर है इंट टाइप का, कैरेक्टर है कैर टाइप का, और इनपुट फ्लोट है फ्लोट टाइप का। अब बात आती है कि जब हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं और तीन उनके इनपुट टाइप हमने दे रखे हैं कि किस तरह का इनपुट होगा, तो हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि किस टाइप का वेरिएबल हम डाल रहे हैं उसके अंदर। मतलब जब कंपाइलर रन टाइम में, जब कंपाइलर काम कर रहा है और तब कंपाइलर को जानना है कि मुझे किस टाइप का डेटा मिल रहा है, तब हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि हम उसे किस टाइप का डेटा दे रहे हैं। तो चलिए इसको प्रोग्राम करते हैं कि हम कंपाइलर को कैसे बताएंगे कि हम तुमको कैरेक्टर दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं या फ्लोट दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ये चीज़ प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे यूजर्स के लिए एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन शुरू होगी printf, जो कि हमारा ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है। और हम लोग यहाँ पे पहले एक कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं। तो एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए हमने यूजर से कह दिया
अब ये तो आपको पता है कि हमने यूज़र से कह दिया और इंस्ट्रक्शंस को दे दी, तो ये चीज़ हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम एक बार बिल्ड करके इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे, देखिए ये कंसोल पे प्रिंट हो गई, प्लीज एंटर ए कैरेक्टर। अभी हमारा कंपाइलर ना भी ये कंसोल से ना हम इनपुट दे सकते हैं ना हम आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि हमने अभी वो प्रोग्राम लिखा नहीं है। तो चलिए वो प्रोग्राम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे आ गया प्लीज एंटर ए कैरेक्टर। तो अब यूजर कैरेक्टर एंटर करेगा, पर कंपाइलर को उसे रीड भी करना है। तो उसे रीड करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है प्री डिफाइंड, स्कैन एफ। तो स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, जो भी कीवर्ड्स पे टाइप होता है या फिर जो भी आपके कंसोल पे यूजर टाइप करेगा, उसे एक स्ट्रिंग में, उसे एक फ्लो में ले जाके ये रीड करता है। और इसे अब हमें कैरेक्टर रीड करना है। तो कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक आइडेंटिफायर है, रन टाइम आइडेंटिफायर, जिसे हम सी की लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी बताता है कि जो फॉर्मेट मैं इनपुट कर रहा हूँ वो एक कैरेक्टर टाइप का है। और ये स्टोर कहाँ पे होगा, ये स्टोर होगा वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर। तो ये हमारा वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर हमने ये इनपुट ले लिया। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं क्या सच में ऐसा हुआ है। तो इसको बिल्ड करते हैं। बिल्ड करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे बिल्ड तो फिनिश हो गया, जीरो एरर्स प्लस प्लस टू वार्निंग्स, और वार्निंग्स है इनपुट फ्लोट और इंटीजर। ये हमने अभी ये यूज़ नहीं किया क्योंकि अभी हम कैरेक्टर को चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं इसे रन करके, लेट्स रन इट। अभी हमारे पास आउटपुट आया स्क्रीन पे, प्लीज एंटर ए कैरेक्टर। तो हमें एक कैरेक्टर एंटर करने के लिए बोला, और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे नीचे तीन, जो पहले तीन कमांड्स और आई हुई थी वो इस वक्त नहीं है। तो मतलब कंपाइलर हमारा रुक गया है इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमें इनपुट करना है। तो हम इनपुट कर रहे हैं एक कैरेक्टर जो कि हमने डी इनपुट किया, और ये कंपाइलर ने रीड कर लिया। और रीड करने के बाद अभी हमने आउटपुट के लिए नहीं बोला है कंपाइलर को, तो कंपाइलर से प्रोसेस को रिटर्न किया है। तो अब देखते हैं अगर आउटपुट के लिए बोलते हैं तो तब कंपाइलर क्या करता है। अब हमें कंपाइलर से आउटपुट भी चाहिए। तो अब हम आउटपुट के लिए कंपाइलर के लिए सिंपल प्रिंट एफ, और अब हमें आउटपुट चाहिए। तो द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज, अब हमें वापस इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हें रिप्लाई में हमें कैरेक्टर देना है, इंटीजर देना है या फ्लोट देना है। फिलहाल हमें रिप्लाई कैरेक्टर के रूप में चाहिए। तो हम आइडेंटिफायर सी लगाएंगे, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे कि किस वेरिएबल से उसे क्या पिक करके हमें वापस देना है। तो कैरेक्टर वेरिएबल हमने लिख दिया, और हमने इस इंस्ट्रक्शन को कर दिया बंद। तो अब हमने इस पूरे प्रोग्राम में सबसे पहले कंपाइलर से ये बोला कि हमसे पूछे कि उसे क्या चाहिए, कब चाहिए। उसके बाद हमने एक स्पेसिफायर दिया उसे, जो कि डेटा को आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरह का डेटा हम उसे दे रहे हैं। और उसके बाद हमने उससे आउटपुट लिया, जिसको हमने स्पेसिफाई भी किया कि हमें किस तरह का डेटा हमें मिल रहा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो पहले बिल्ड करते हैं, और ये हमारा बिल्ड हो गया विद जीरो एरर्स एंड टू वार्निंग्स। और इसे रन करके देखते हैं। तो रन में जैसे कि पहले भी हुआ था, इसने कैरेक्टर एंटर करने के लिए बोला, हमने एक कैरेक्टर एंटर किया और हमने एंटर दबा दिया। तो देखिए इसने आउटपुट में भी दिया द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज सी। तो हमने सी ही एंटर किया था, तो हमें सी ही वापस मिल गया। तो इस तरह से हमने एक कैरेक्टर एंटर किया और कैरेक्टर हमें। ऐसे ही इंटीजर और फ्लोट के लिए भी अलग अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। अभी इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी, और फ्लोट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ। तो चलिए उन्हें भी चेक करते हैं कि क्या वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो चलिए इसी को ही कॉपी करते हैं और इसको अपडेट करके नीचे पहले इंटीजर के लिए और फिर फ्लोट के लिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर के लिए रखते हैं प्लीज एंटर ए इंटीजर वैल्यू, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे हम डी, और कौन सा वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम होगा इंटीजर।
यहाँ पे हमने इंटीजर वेरिएबल दे दिया, और जैसे हमें आउटपुट भी चाहिए तो हम दोबारा से इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और द इंटीजर वैल्यू यू हैव एंटर्ड, इंटीजर यू हैव एंटर्ड इज, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा हमारा %d, और कहाँ से हमें रीड करना है इसे, वो होगा इंटीजर, राइट। और सेम हम फ्लोट के लिए भी कर देते हैं, प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग वैल्यू। अभी हमें फ्लोटिंग वैल्यू के लिए जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो होता है एफ, और हमें कहाँ डालना है, हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल में वो वैल्यू डालनी है जो कि हम एंटर करेंगे। तो हमने ये कर दिया, और साथ ही हम इसका आउटपुट भी ले लेते हैं। तो द फ्लोटिंग वैल्यू यू एंटर्ड इज %f, और कहाँ से रीड करना है, इनपुट फ्लोट से। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। तो इसे बिल्ड करके देखते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा या कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो ये बिल्ड हो गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं, कोई भी वार्निंग नहीं। आपने पहली बार देखा होगा 2 वार्निंग्स आई थी जब हमने इंटीजर और फ्लोट को यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस वक्त कोई भी वैल्यू, कोई भी वार्निंग नहीं आई। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसने कैरेक्टर हमसे मांगा, हमने इसको कैरेक्टर दिया के। इसने हमसे इंटीजर वैल्यू मांगी जिसको हमने दिया 12। इसने हमसे फ्लोटिंग वैल्यू मांगी जो हमने दिया 22.3। और देखते हैं, द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज कि द इंटीजर यू एंटर्ड इज 12, द फ्लोटिंग वैल्यू एंटर्ड इज 22.2 एंड 999 समथिंग। पर यहाँ पे आउटपुट कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है? तो जैसे हमारा इनपुट है वैसे ही हमारा आउटपुट भी होना चाहिए ना, एक एक लाइन छोड़ के। तो चलिए अभी वो भी करके देखते हैं कि एक एक लाइन छोड़ के हमारा आउटपुट कैसे आता है। तो अगर हमें कोई भी आउटपुट चाहिए एक एक लाइन छोड़ के, तो हमारे पास एक सिंबल है, फॉरवर्ड \n, जो कि कंपाइलर को ये बोलता है कि तुम एक लाइन छोड़ो और उसके बाद कुछ नया टाइप करो। ये तीनों में लिख देते हैं, और देखते हैं कि हमारा आउटपुट अब कैसे आता है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और अब चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट अब कैसे आता है। पहले इसको करते हैं बिल्ड। बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, और ये बिल्ड हो गया है, 0 एरर 0 वार्निंग। और इसको करते हैं रन। और ये फिर से इसने हमसे कैरेक्टर मांगा, तो अब की बार हम इसे पी देंगे। हमें इसे इंटीजर वैल्यू देंगे 12, और साथ में फ्लोटिंग वैल्यू देंगे हम देंगे 22.5। तो यहाँ पे देखिए हमने एक गलती कर दी, प्लीज एंटर ए फ्लोटिंग वैल्यू एंड वैल्यू, तो हमने उसको ठीक से एडिट नहीं किया। तो हम इसे भी एडिट कर देंगे, पर फिलहाल हम ये तीनों का आउटपुट देखते हैं। वाह, तो आउटपुट आ गया है, द कैरेक्टर यू हैव एंटर्ड इज p, द इंटीजर यू हैव एंटर्ड इज 12, एंड द फ्लोटिंग वैल्यू यू एंटर्ड इज 22.5। बट ये पीछे तो हमने 22.5 दिया, बट ये पीछे बहुत सारी जीरोज आ रही है, ये जीरोज यहाँ पे क्या कर रही हैं? तो ये जीरोस हटाने का भी एक तरीका है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि हम फ्लोट किस हिसाब से देना चाहते हैं या किस तरीके से देना चाहते हैं। तो हम जिस तरह से फ्लोट देना चाहते हैं, हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हमें उस तरह का ही फ्लोट वापस चाहिए। तो यहाँ पे हमने फ्लोट दिया, लेकिन हमें डेसिमल के बाद की पॉइंट्स को, डेसिमल के बाद की वैल्यूज को संभालना है कि वो क्या वैल्यूज दे रही हैं। तो हम इसके लिए कंपाइलर को एक और कमांड लिख के देंगे कि हम जो प्रिसीजन है वो चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज आए या डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज आए। तो वो ट्राई करते हैं, द फ्लोटिंग वैल्यू यू एंटर्ड विद precision of 2 is, देखिए यहाँ पे भी ये गलती थी, हमने ये हटा दिया। विद प्रिसीजन ऑफ 2 इज, अभी प्रिसीजन ऑफ 2 तो दे दिया, लेकिन ये प्रिसीजन ऑफ 2 आएगा कैसे? उस प्रिसीजन ऑफ 2 के लिए हमें डेसिमल के बाद 2 चाहिए, राइट। तो हम पहले यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसमें हम %.2 और f ये लिखेंगे। और अब हमने कंपाइलर को ये बता दिया कि हमें प्रिसीजन वैल्यू 2 की चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज तक हमें वैल्यू चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं,
और इसको रन करते हैं। तो हमने कैरेक्टर दिया बी, इस बार हम कैपिटल्स में देते हैं बी। हमने वैल्यू दी 12 और हमने फ्लोटिंग वैल्यू दी 44.55 और 44.5। ठीक है, तो अभी देखते हैं प्रिसीजन वैल्यू में क्या आता है। तो देखिए अभी आपको आउटपुट जो मिला वो आपको कैरेक्टर मिला बी का, इंटीजर जो मिला वो 12, और जो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू जो हमने एंटर की थी वो 44.55 के बाद 5 जीरोस, लेकिन जब हमने प्रीसीजन डाला तो 44.50 आया। दैट मीन्स हमने कंपाइलर को ये बता दिया कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो डेसिमल के बाद सिर्फ दो वैल्यूज का चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। ये तो हो गया हमारा टाइप्स और हमारी इंस्ट्रक्शंस, क्या टाइप कैसे होती है और उसकी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो टाइप्स वगैरह थे वो हमें बताता है कीवर्ड टू टेल द कंपाइलर व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल आई एम गोइंग टू यूज। या तो इंटीजर हमने यूज़ किया, फ्लोट हमने यूज़ किया और कैरेक्टर हमने यूज़ किया, और हमने कंपाइलर को बताया कि हम किस तरह के वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं। राइट, एग्जाम्पल्स भी दिया। अभी कब बताना चाहिए कंपाइलर को कि मैंने क्या यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो वापस प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि कब और क्या बताना चाहिए हमें कंपाइलर को कि मैंने कब और क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ यूज़ की है, मैंने पहले कंपाइलर को बताया कि यहाँ पे मैं इंटीजर यूज़ करूँगा, वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल यूज़ करूँगा और इनपुट फ्लोट वेरिएबल यूज़ करूँगा। और ये तीनों वेरिएबल लाइक इंटीजर इंट टाइप का होगा, कैरेक्टर कैर टाइप का होगा और इनपुट फ्लोट फ्लोट टाइप का होगा। तो ये बताने की मेरे पास थोड़ी सी आज़ादी है। या तो मैं इनको सबसे पहले बता दूं, मतलब एंट्री पॉइंट शुरू होते ही मैं कंपाइलर को बता दूं कि मैं इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर यूज़ करने वाला हूं, या फिर जब भी मैं उस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूं उससे पहले मैं उसे बता दूं कंपाइलर को कि मैं अब ये वाला वेरिएबल यूज़ करूंगा। ये वाला प्रोग्राम भी हम देखेंगे कि कब हम कंपाइलर को बाद में बताते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, लेकिन ये अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या है हमारे पास, इसको करते हैं मिनिमाइज। और इसके बाद है हमारे पास ओ, तो ये आंसर दिया है कि कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले उसे बताना पड़ता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो अभी किस किस तरह से मैं बता सकता हूँ कंपाइलर को कि मुझे क्या यूज करना है। तो ये बताने के लिए भी हम हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। तो एक तो सिंपल सा ये तरीका है कि मैंने इस तरह से बताया और यहाँ पे मैंने वैल्यूज डिफाइन की और मैंने आगे उसको यूज कर लिया। या फिर अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इंटीजर को इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं यहीं की यहीं मैं इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू डाल देता हूँ। एक तरीका ये भी है। तो अब देखते हैं इसके लिए भी हम यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अब हमें इनपुट तो चाहिए नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी इंटीजर दे दिया है, और साथ में हमने कैरेक्टर भी दे ही देते हैं और साथ में हम फ्लोटिंग वैल्यू भी दे देंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि अब हमारी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम एक कैरेक्टर वैल्यू भी दे देते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था सेकंड या थर्ड वीडियो में कि कैरेक्टर को हमेशा दो कोट्स में रखना है। तो कैरेक्टर देते हैं हम ए और इनपुट फ्लोट देते हैं हम 12.55। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे इनपुट, जो भी हम पहले इनपुट दे रहे थे, अब हम इनपुट वहाँ पे मतलब रन टाइम पे ना देके इसको इनपुट पहले ही दे रहे हैं, रन करने से पहले। तो अब इसे बिल्ड और रन एक बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके चेक करते हैं क्या हमने ठीक लिखा है, और हमारे पास बिल्ड एरर जीरो है, वार्निंग्स भी जीरो है, और इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए, द कैरेक्टर यू एंटर्ड इज ए, द इंटीजर यू एंटर्ड इज 12 एंड द फ्लोटिंग वैल्यू एंटर्ड इज 12.55, जो कि हमने कंपाइलर को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम 12 ए और 12.55 यूज़ करने वाले हैं। राइट, तो ये भी एक तरीका है कंपाइलर को बताने का कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। और चलिए अब और कोई तरीका है तो वो भी देखते हैं कि क्या तरीका है कंपाइलर को बताने का कि हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। अभी जैसे इंटीजर है, इंटीजर इक्वल टू 12, और सपोज मैं एक एक और वेरिएबल ले लेता हूँ वैल्यू, जिसकी मैं वैल्यू लेता हूँ, जिसको जो ये वेरिएबल है इसको मैं लिखता हूँ 22। तो अभी मुझे चेक करना है कि क्या ये भी एक तरीका है कि हमें दो वेरिएबल्स एक साथ लिखते हैं इंटीजर के सामने ही और चेक कर लें। तो चलिए मैं इसको यहीं पर ही चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये किया
एंड द वैल्यू यू एंटर्ड इज, तो यहाँ पे मैं इंटीजर की जगह वैल्यू लिख देता हूँ। द वैल्यू यू एंटर्ड इज, और हमें कहाँ से लेना है, वेरिएबल का नाम है वैल्यू, राइट। तो पहले इसे करते हैं हम बिल्ड, और ये हमारा बिल्ड हो गया, और हम साथ में इसे करते हैं रन। तो हम जब हमने इसे रन किया तो हमने देखा यहाँ पे कैरेक्टर जो हमने दे रखा था, इंटीजर की वैल्यू मिली और वैल्यू की वैल्यू भी मिली हमें 12, 22 और 12, जो कि हम जब प्रोग्राम लिखा था तब हमने इसको दिया था 12 एंड 22। तो अब हमारे पास ये तीन तरीके तो हो गए हैं, तो अभी और कोई तरीका है? तो चलिए देखते हैं स्लाइड्स में कि और कोई तरीका भी है या नहीं है। तो हाँ, हमने ये वाला तरीका तो कर लिया, हमने ये तीन तरीके तो कर लिए थे, अभी हमने ये वाला तरीका भी देख लिया। और क्या ये वाला तरीका भी चल सकता है? इफ थिंग्स आर द सेम, से इंट p इक्वल टू n इक्वल टू 30, तो क्या ये भी तरीका हो सकता है? तो चलिए इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू और इंटीजर से हटा देते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा है p इक्वल टू n इक्वल टू 30, इंट p इक्वल टू n इक्वल टू 30, तो इसको चेक करते हैं क्या ये तरीका भी हो सकता है। तो यहाँ पे p की जगह इंटीजर, n इक्वल टू की जगह वैल्यू, और 30 की जगह 22 लिख दिया, और बाकी सब कुछ हम कर देते हैं फिलहाल के लिए कमेंट, ताकि हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने कैरेक्टर को भी कमेंट कर दिया, और हमने फ्लोट को भी कमेंट कर दिया, और ये हो गया हमारा फ्लोट भी कमेंट, राइट। और अब हम इसे करेंगे रन, देखते हैं क्या होता है। ओह, तो हमारे पास एक एरर आया जो कह रहा है कि वैल्यू अनडिक्लेयर्ड है। ओके, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। क्या हम इसे इसकी जगह इस, क्योंकि ये सारी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम एक काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के बाद हम इंटीजर और वैल्यू को बाद में असाइन कर देते हैं। देखते हैं ये चीज होती है या नहीं। कंपाइलर को हमने रन किया, और अब की बार हमें कोई भी एरर नहीं आया, वाह दैट्स ग्रेट। और अब इसे रन करके देखते हैं, और यस, हमारे पास एक इंटीजर की वैल्यू भी आई और हमारे पास वैल्यू की वैल्यू भी आ गई। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे पहले वाला तरीका नहीं हो सकता। मतलब आप इसको सीधा इंटीजर के साथ करके आप इसे ऐसे नहीं कर सकते, बट आपको इंटीजर में इसके पहले डिफाइन करना पड़ेगा, पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर को हमने डिक्लेयर किया, वैल्यू को हमने डिक्लेयर किया, और अगली इंस्ट्रक्शन में इसे डेफिनेशन दे दी, मतलब 22 इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई तरीका है। तो हम अपनी स्लाइड्स में चलते हैं और देखते हैं इसके अलावा और कोई तरीका। ओके, तो इसके अलावा वाला तरीका है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू a प्लस 3। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमने a को एक वैल्यू दिया, मतलब एक वैल्यू दिया हमने a को, और b को जो वैल्यू दिया वो a का जो वैल्यू था प्लस एक न्यूमेरिक नंबर। तो अभी ये भी देख लेते हैं। तो इंटीजर इक्वल टू 10, और इसको कर दिया बंद, और नीचे वैल्यू इक्वल टू इंटीजर, जो कि हमारा a इक्वल टू b इक्वल टू a प्लस है। तो वैल्यू इक्वल टू इंटीजर प्लस 20, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर आना चाहिए, जो हमारा इंटीजर है उसके लिए आना चाहिए 10, और जो हमारा वैल्यू है उसके लिए आना चाहिए 10 प्लस 20 यानी कि 30। तो चलिए इसको पहले बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद देखते हैं, या बिल्ड हमारा हो गया। अभी बिल्ड करने के बाद देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो बिल्ड किया तो वाह, हमारा आंसर वही है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो इंटीजर वैल्यू है 10, और वैल्यू की वैल्यू आ गई 30। तो मतलब हम इसे इस तरीके से भी दे सकते हैं। मतलब हमने पहले एक वैल्यू को डिफाइन किया, और फिर दूसरी वैल्यू के अंदर फर्स्ट वैल्यू को ही दोबारा से डाल के उसमें कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हुआ, मतलब प्लस कर दिया। और देखते हैं और कुछ है तो आई थिंक ओके, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि हम क्या करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर उनको भी सीखना है और हिंदी में कोई आसान तरीके से समझा रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा। साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।